Hello students, welcome you all at SBN Science Classes e-learning module. And in our today's session, we'll be learning class 9th history. That is the European history and the modern European history, you can better say. But before we begin, I would like to say some words about the modern European history. The history of the modern world is not simply a story of the unfolding of freedom and democracy. It has also been a story of violence and tyranny, death and destruction. Yes, my dear students, our today's lesson will be Nazism and the rise of Hitler, as it contains the story of violence and tyranny, death and destructions. We already knows that the history of the modern world gives us the idea of the freedom and the democracy. But in this particular session, we are concentrating our own point of view to the story of violence and tyranny, death and destructions. लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं. हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर, दैट मीन्स कि हिटलर के उदय की कहानी को, पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म, नाजीवाद की विचारधाराओं को, उसकी राजनीति को. हम लोग ये भी देखेंगे कि जिस वक्त में नाजी पार्टी शासन कर रही थी जर्मनी में, उस परिस्थिति में बच्चों और महिलाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी. साथ में आपने अपने सेल्फ स्टडीज के दौरान में देखा होगा या कहीं से न कहीं से आपने सुना होगा कि हिटलर के पास एक कंसंट्रेशन कैंप था जिसमें लोगों को ले जाकर के वो मार डालता था. हम लोग उस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था और क्यों इसे बनाया गया था. इस कैथरिक में एक सबसे चौंका देने वाली जो चीज हिटलर के बारे में हम सभी जानते हैं वो यह कि वह अल्पसंख्यकों और अपने ही देश के दिव्यांगों पर अत्याचार करता था. तो कैसे उसने अपने देश के अल्पसंख्यकों को जीवन जीने से वंचित कर दिया था, इसकी भी कहानी हम लोग इस पाठ के अंदर में देखेंगे. उसने एक बहुत ही लंबी समय से एक प्रोसेस के दौरान में उसने एक सिस्टम डेवलप कर रखा था और उस सिस्टम के तहत उसने यहूदियों को अपने देश में से चुन चुन करके धार्मिक प्रताड़ना का शिकार बनाता रहा. कैसे उसने एक लंबा सिस्टम बनाया इसको भी देखेंगे. और इतना ही नहीं, उसने जो मॉडर्न आइडियाज हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज को, इनके खिलाफ में भी उसने एक बहुत ही जोरदार युद्ध छेड़ रखा था. यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के अगेंस्ट में क्यों था. बहरहाल आज देखा जाए तो यही डेमोक्रेसी और सोशलिज्म इस प्रेजेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रिवेल कर रहे हैं. लेकिन नाजीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं की कहानी नहीं है, कुछ नरसंहारों की कहानी नहीं है, हत्याओं की कहानी नहीं है. यह तो एक बहुत ही भयानक और डरा देने वाली एक सिस्टम की कहानी है जो उस वक्त में कई स्तरों पर लोगों के जीवन को नारकीय बनाती जा रही थी. एक ऐसी कहानी है जो लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा बेकार बनाने पर तुली हुई थी. भारत में अगर बात की जाए तो नाजीवाद के कुछ लोग प्रशंसक उस दौरान में जरूर रहे होंगे या रहे थे, लेकिन अगर बहुतायत की बात की जाए तो सभी लोग इस सिस्टम के घोर विरोधी थे. और कई ऐसी चीजें थी जो लोग प्रशंसक थे वो भी हिटलर के घिनौने करतूतों के बारे में नहीं जानते थे, और जब उसके करतूत सबके सामने आई तो सबों ने उसका पुरजोर विरोध भी किया. अब आते हैं अपने इस चैप्टर की शुरुआत के पॉइंट पे. तो आपका चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्चे की कहानी से, और उस बच्चे का नाम रहता है हेलमुट, जो कि अपने बिछौने पर पड़ा हुआ आधा जगा और आधा सोया हुआ रहता है और कुछ सुन रहा होता है, जो काफी गंभीर मुद्रा में किसी की बातचीत होती है. उसको पता चलता है कि उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि अब समय लगता है आ गया है कि या तो पूरे परिवार को मार दिया जाए
या फिर अकेले ही आत्महत्या कर लिया जाए। उसके पिता एक बदले के डर के बारे में बात कर रहे थे। उनको डर था कि अब एलाइज यानी कि मित्र राष्ट्र वही करेंगे जो कि हमने यहूदियों और अपने देश के दिव्यांगों के साथ किया था। अगले दिन वह हेलमुथ को अपने साथ जंगल में लेकर के जाते हैं और वहां पर वे लोग बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हैं। पुराने बच्चों के संगीत को गाते हुए व्यतीत करते हैं। थोड़े समय के बाद ही हेलमुथ के पिता अपने आप को गोली से उड़ा लेते हैं अपने दफ्तर में ही। तब हेलमुथ को याद आता है कि कैसे उसके पिता के खून से सनी हुई जो वर्दी थी उसको घर के ही भट्ठी में जला दिया गया था, और वह इतना ज्यादा इन सब घटनाओं को देख और सुन करके डर चुका था कि वो खाना खाने से लगातार 9 वर्षों तक मना करता रहा, इनकार करता रहा। वो इतना डर गया था कि उसे लगता था कि उसकी मां उसको भोजन में जहर मिला करके दे देंगी। यहां समझने वाली बात यह है कि हेलमुथ को इन सभी चीजों का अर्थ पता नहीं था कि उसके पिता किसके बारे में बात कर रहे थे, कौन एलाइज पावर थी, कौन ज़ेउस थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि बाद में पता चलता है कि उसके पिता एक नाजीवाद के सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के भी सपोर्टर थे। हम सभी ने कहीं ना कहीं नाजियों और हिटलर के बारे में जरूर सुना हुआ है। साथ में हमने हिटलर के कुछ डिटर्मिनेशंस के बारे में भी सुना है। हम लोग चाहेंगे कि उन डिटर्मिनेशंस को जरूर समझने की कोशिश करें। जैसे हिटलर की कुछ डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हिटलर की डिटर्मिनेशन ये थी कि वो जर्मनी को सबसे शक्तिशाली पावरफुल नेशन बनाकर रखेगा। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि कैसे और क्यों। उसकी एक और महत्वाकांक्षा थी कि पूरे यूरोप पर वो कब्जा जमाएगा। उसके लिए उसने कुछ योजनाएं बना रखे थे। अब वो क्या योजनाएं थी और कैसे वो ये सब काम करता। और साथ में उसने यहूदियों को भारी संख्याओं में हत्याएं की, उनका कत्ल किया, उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर के मार डाला। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट करतूतें थी और डिटर्मिनेशंस थी जो आप लोगों के बीच में रखी गई हैं। आप जरूर कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर में समझने की कि आखिर में हिटलर जर्मनी को सबसे शक्तिशाली बनाना क्यों चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, और वह पूरे यूरोप पर कब्जा जमाना क्यों चाहता था, यहूदियों की उसने हत्याएं क्यों की थी। इससे हम लोगों को बहुत चीजें समझ में आएंगी। और कम से कम ये तो समझ में आएगा ही कि सिर्फ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटीज के प्रिंसिपल्स ही मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री के पार्ट्स नहीं थे, बल्कि इसके कुछ और भी डार्क पार्ट्स थे। हत्याएं, नरसंहार, दमन, शोषण, उन पर से भी पर्दा हटेगा और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन लोग थे जो इस कार्य को करने में दिलचस्पी रखते थे, उनके पीछे उनकी क्या सोच होती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले हमने कुछ इसके लिमिट्स को देखे हैं और मैं जरूर उन लिमिट्स को आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहूंगा। वो लिमिट्स ये हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नॉलेज होनी आवश्यक है इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए, और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी पहले से जानना होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट टर्म्स और बैकग्राउंड स्टोरीज को नहीं समझते हैं तो ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस स्टोरी को समझने में प्रॉब्लम हो और इस पूरी स्टोरी में वो एक कंफ्यूजन के शिकार बन जाए। तो मेरा आज का प्रयास यह होगा कि आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ कुछ बैकग्राउंड्स को भी मैं इंट्रोड्यूस करूं और उसको इतना सिंपल वे में जरूर बताऊं कि आप उसको अपने स्तर से भी समझ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सोच रहे होंगे कि नाजिज्म क्या है, नाजी क्या है। इसके अतिरिक्त में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी होंगी उसकी लिस्ट मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप भी उसको देखेंगे और उन सभी को हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी आइडियाज दे दी जाए नाजी और नाजिज्म के बारे में। तो मैं इस वक्त में आपको नाजी के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूं
क्योंकि इसके लिए आपको पूरा चैप्टर को एक्सप्लोर करना होगा, समझना होगा, पूरी प्रोसेस को देखनी होगी, तब जाकर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन एट प्रेजेंट अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आपको ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि नाजिज्म क्या है। तो ये एक आइडियोलॉजी थी। और आपको मैं बतलाऊं कि जब कभी भी किसी सोशल साइंसेस के पेपर के अंदर में कोई अगर आपको ऐसा वर्ड मीनिंग दिख जाए जिसमें कि आईएसएम का प्रयोग हो, आईएसएम इसका मतलब होता है वाद, हिंदी में अंत में लगता है, जैसे कि कम्युनलिज्म, उसी प्रकार से आपको है रेडिकलिज्म, कंजर्वेटिज्म, नाजिज्म, ये सभी एक प्रकार की आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें लोगों का सोचने का एक खास तरीका होता है, उनका खास एक नजरिया होता है, उसी नजरिए के तहत वे लोग किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो नाजिज्म भी एक प्रकार का विचार का स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जो पूरे विश्व को एक अलग ही विचार से समझता था और देखता था। साथ में राजनीति को भी वो एक अलग ही विचार और दृष्टिकोण से देखता था। यह विचारधारा जर्मनी में खास तौर पे 1933 से लेकर के 1945 तक प्रिवेल करती थी, 1933 टू 1945 तक प्रिवेल करती थी। और हिटलर के नेतृत्व में यह विचारधारा काफी फली फूली और काफी ज्यादा इसका विकास हुआ। वो विचारधारा कुछ ये थी कि पूरे राष्ट्रों के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल राष्ट्र अगर है तो वह है जर्मनी। जर्मनी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो गाइस, जब हम लोग जानते हैं कि जब एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम सामने वाले को अंडरमाइन करके चलने की कोशिश करते हैं। और जब अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति होगी। और ऐसा हुआ भी। ऐसा हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आप सभी इसके बारे में जरूर जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पीछे एडोल्फ हिटलर की यही थिंकिंग थी। वो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी समझता था तो जर्मनी को ही। और दूसरी जो उस आइडियोलॉजी में बात रखी गई थी वो ये थी कि सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन रेस, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई बेहतरीन इंसान इस पृथ्वी पर है तो वो सिर्फ जर्मनी में पैदा लेने वाले लोग ही हैं, या जो जर्मन नस्ल के लोग हैं, जर्मन ब्रीड के जो लोग हैं, सिर्फ वही सुपीरियर हो सकते हैं। अन्य लोग जो हैं वो दोयम दर्जे के इंसान हैं और उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये दो आइडियोलॉजीज की मेन कंपोनेंट्स थी नाजिज्म की। आपने समझा कि नाजिज्म एक आइडियोलॉजी, एक सोचने का तरीका है जिसमें पूरे विश्व की राजनीति को और पूरे विश्व को देखा या समझा जाता है। इसके सपोर्टर्स का मानना था कि वो जर्मन नेशन सबसे सुप्रीम है और जर्मन रेस की ही सुपीरियरिटी हर वक्त होगी, बाकी के जो इंसान है वो दोयम दर्जे के हैं और उनको उतनी सुविधाएं या छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा नाजी वर्ड को। ये नाजिज्म तो आपने समझ लिया होगा, अब नाजी क्या है। दैट मीन्स कि नाजी हर उस एक मेंबर को बोलते थे जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का एक मेंबर होता था। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नाजी किसको बोलते थे। तो नाजी उस मेंबर को बोलते थे जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का मतलब हुआ करता था जर्मनी में। हिटलर ने इस पार्टी को 1919 में ज्वाइन किया था और बाद में आगे चल करके उसने 1933 में उस पूरी लीडरशिप पर अपना कब्जा जमा लिया था, यानी कि जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उस पूरी पार्टी पर अपना आधिपत्य जमा लिया, एकाधिकार कर लिया। और फिर आगे चल करके यही नाजी पार्टी पूरे राष्ट्र के अंदर में, जर्मनी के अंदर में कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होने के साथ साथ जीवन के हर एस्पेक्ट पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। हिटलर ने अपने आप को फ्यूरर घोषित किया। फ्यूरर का मतलब होता है लीडर, और उसने बाद में लीडरशिप को ऑब्टेन करते हुए उसने फिर से अपनी उस पुरानी विचारधारा को, जिसके बारे में भी आपने नाजिज्म के दौरान पढ़ा कि जर्मन रेस ही सबसे सुपीरियर है, उसको बढ़ावा देना उसने बिगिन कर दिया और यहूदियों का घोर विरोध करना उसने शुरू कर दिया था। तो खैर, ये तो आप लोगों ने इतना भी समझा कि चैप्टर की बिगिनिंग कैसे हो रही है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हिटलर ने क्या किया था, कौन सी आइडियोलॉजीज पूरे वर्ल्ड को दी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़े, हम लोग चाहेंगे कि कुछ इवेंट्स और टर्म्स को जरूर एक बार देख लें
और तब जाकर के हम लोग फिर से अपने इस चैप्टर को बिगिन करें तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और किसी को भी बोरिंग नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स, तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को बिगिन करने जा रहे हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जरूर आपके सामने में रखे हुए हैं जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे और इनके पढ़ने के बाद में ही हम लोग पूरे चैप्टर को देखेंगे तो चैप्टर की एक स्टोरी कनेक्टिव तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो आप लोगों को जानना होगा वो है कैपिटलिज्म, जो प्रोबेबली ठीक वहीं पे मिलेगा जहां के पास में आपको सोशलिज्म या कम्युनिज्म की डिस्कशन होगी। यहां ध्यान रखिएगा, सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट है और इसी सोशलिज्म कॉन्सेप्ट से एक वर्ड आया है सोशलिस्ट्स, और सोशलिस्ट चूंकि आपके बुक के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 में दिया हुआ है, तो इस सोशलिस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको सोशलिज्म समझना होगा कि सोशलिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद में सोशलिज्म के तुरंत बाद में आपको जिस चीज की जिक्र की गई है, जिसका चर्चा किया गया है, वो है कम्युनिस्ट्स। तो कम्युनिस्ट्स को समझने के लिए भी आपको कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने होंगे। और मैंने अभी भी बताया कि नाजिज्म भी एक प्रकार की विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी। तो सिमिलरली ये तीनों ही कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, एक सोचने के तरीका हो सकते हैं, एक सोसाइटी में एक सिस्टम बनाने का तरीका हो सकता है। और फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना होगा वो है स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम को समझना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसकी चर्चा आपको टॉपिक द इयर्स ऑफ डिप्रेशन के अंदर में की गई है। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन आपको पेज नंबर 54 के अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स के मन में सवाल चलता होगा कि कैसे डिप्रेशन आ गई, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम चौपट हो गया, कैसे अमेरिका की हालत खस्ती हो गई, ये पूरा सिस्टम आखिर में मैनेज कैसे होता है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनका जवाब नहीं मिल पाता। तो हम लोग इस टर्म्स को समझने के साथ में ही उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका की स्थिति बुरी हो गई थी द ईयर ऑफ डिप्रेशन के दौरान में, और साथ में स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। और फिर इसका तो सबसे ज्यादा लंबा इंपैक्ट ये भी देखने को मिला था कि जर्मनी की स्थिति फिर से बुरी हो गई। जो पहले की स्थिति बची खुची थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उसके बाद में तब वहां पे एक राइट विंग पॉलिटिकल लीडरशिप का जन्म हो जाता है, जिसको कि हम लोग एडोल्फ हिटलर के नाम से भी पढ़ते हैं या समझते हैं। तो फिर उसने अपना पूरा कहर बरपाना स्टार्ट करता है। तो इस स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपकी इस पूरे स्टोरी के बीच में एक सेंट्रल आइडिया प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। साथ में जो एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना चाहिए एडिशनली, भले ही आपके बुक में इसका डिस्कशन नहीं किया गया हो, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि राइज ऑफ द हिटलर क्यों हुई थी, तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द एडोल्फ हिटलर, and this Adolf Hitler was also the cause of the second world war, and henceforth मैं इस बात पे सभी स्टूडेंट्स को एम्फेसाइज करता हूं कि आपको एडिशनली वर्ल्ड वॉर की स्टोरी समझनी चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्पेशली, ताकि आपको पता चल सके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति क्या थी और क्यों जर्मनी के अंदर में हिटलर का उदय हुआ। इसका आपको एक सीधा सा आंसर मिल सकता है। और वैसे भी आपके जो इस चैप्टर के अंदर में जो डिस्कशन की गई है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ही की गई है। तो हमारा ये जानना स्वाभाविक सा हो जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या गतिविधियां थी जिसके बाद में एडोल्फ हिटलर का जन्म समझा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको जानना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड द रिपब्लिक। रिपब्लिक का जिक्र हम लोगों के पास में आता है जब हम ये पढ़ते हैं कि एक वाइमर रिपब्लिक की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, तो वहां पे आपको ये सोचना होगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस रिपब्लिक वर्ड में बहुत चीजें छुपी हुई हैं जो एक्सप्लोर करने पर आपको एक बहुत ही रोचक स्टोरी दे देंगी। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी टर्म्स को एक एक करके समझें, एंड देन इसके बाद हम लोग अपने स्टोरी को बिगिन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। हम लोग का जो टेक्स्ट बुक होगा रेफर करने के लिए वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी, और बिलीव कीजिए कि आप उसको एक स्टोरी के तौर पर ही पढ़ेंगे बिना किसी बोरिंगनेस के साथ में। आपको काफी मजा आएगा और आप इसको समझेंगे कि इसके बाद में पूरा वर्ल्ड कैसे बदल गया था।
इस बीच में आपको काफी रोचक जानकारियां तो मिलेंगी ही, साथ में आप पूरा प्रयास करेंगे कि इसको थॉरोली स्टडी करें अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे समझने के लिए, वो होगा कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म को समझने के बाद हम लोग चलेंगे समझने के लिए सोशलिज्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटलिज्म, या यूं कहे कि हम लोग इसको अगर क्रम में सजाएं तो कोशिश होगी कि पहले हम लोग कैपिटलिज्म देख लें, क्योंकि कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजीज के जस्ट अगेंस्ट में ही कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज आई हुई थी। तो फिर हम लोगों का काम काफी हद तक इजी हो जाता है।